जय हिंद। आप सभी का युवराज क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस भाग में हम लोग जो है पृथ्वी से संबंधित जो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, जैसे अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, इसके बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से जो है ये रेखाएं जो है पृथ्वी पर जो है काल्पनिक रेखा के रूप में जो है खींची हुई हैं या खींची जाती हैं और इनका जो है विस्तार पूरी पृथ्वी पर जो है किस रूप में हुआ है ये हम लोग जानेंगे। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। जैसे पहले हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वह सिर्फ अध्ययन के हिसाब से, अध्ययन के लिए हम लोग जो है गोल मान लिए हैं, लेकिन वास्तव में ये गोल है नहीं, यह टेढ़ी मेढ़ी है। क्योंकि एक पृथ्वी गोल कैसे हो सकती है जहाँ पर माउंट एवरेस्ट जैसे काफ़ी ऊंचे पर्वत चोटियाँ हैं और प्रशांत महासागर की अथाह गहराई तक जो है काफ़ी गड्ढे हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वह बिल्कुल गोल होगी? तो गोल है ही नहीं, ठीक है। हमारी पृथ्वी जो होता है एक टेढ़े मेढ़ी संरचना में है और उसका एवरेज रूप लेकर हम लोग जो है गोल मान लिए हैं अपने अध्ययन के हिसाब से, उसका मापन करने के लिए और पृथ्वी के बारे में जानकारी लेने के लिए, ठीक है। तो इन्हीं की बातों, इन्हीं चीज़ों को हम लोग जो है एवरेज के माध्यम से, एवरेज को लेकर, औसत लेकर जो है अध्ययन करते हैं पृथ्वी के बारे में और कई प्रकार की जानकारियाँ हम लोग लेते हैं, ग्रहण करते हैं। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। ये अक्षांशीय रेखाएं और देशांतर रेखाएं कौन होती हैं। जैसे एक मॉडल दिया गया है, ये हमारी पृथ्वी है। अब ये हमारी जो पृथ्वी है यह एक जो है अक्ष है इसका और यह एक अक्ष है, ठीक है। मतलब एक जो है भाग यहाँ पर है और इस पृथ्वी का अंतिम भाग यहाँ पर है। इस पृथ्वी का ये अंतिम भाग इधर का है और इस पृथ्वी का अंतिम भाग इधर है, ठीक है। यानी पृथ्वी का अगर जो ऊपर का हिस्सा देखा जाए तो पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है इसको हम उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं और जो नीचे का हिस्सा है इसको हम दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं, जिसको हम साउथ पोल और नॉर्थ पोल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब पृथ्वी का जो ये हिस्सा है यह पृथ्वी का पूरब का हिस्सा है और ये हिस्सा जो है पृथ्वी का पश्चिम का हिस्सा है, भाग है, ठीक है। अब इस पर जो है दो तरह की रेखाएं खींची गई हैं। पृथ्वी पर दो तरह की रेखाएं खींची गई हैं। यही दो तरह की जो रेखा है इसी के बारे में हम लोगों को जो है चर्चा करना है। जैसे ये जो खड़ा रेखा है और ये जो पट्ट रेखा है वह रेखा कुछ कहता है, इसका कुछ अर्थ निकलता है, इसका कुछ मतलब है। जैसे पहली बात, हम पृथ्वी को जो है काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से विभाजित किए हैं। जो पृथ्वी को क्षैतिज रेखा के, यानी जो पट्ट रेखा है, पट्ट रेखा के द्वारा जो पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा खींची गई है वह उस रेखा को हम अक्षांशीय रेखा कहते हैं। उस रेखा को हम क्या कहते हैं? अक्षांशीय रेखा, जिसको हम इंग्लिश में जो होता है लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। ये दो पट्ट रेखाओं को अक्षांशीय रेखा, जिसको हम लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। अब बात करते हैं जो खड़ी रेखाएं हैं, इस खड़ी रेखाओं को हम लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहते हैं या फिर हम देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। अब जो पृथ्वी को पट्ट रेखा का ये बीच का हिस्सा है, ये बीच का हिस्सा जो पृथ्वी को पट्ट रेखा दो बराबर भागों में काट रहा हो, तो उस रेखा को हम जो है इक्वेटर कहते हैं, जिसको हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं और इसी को एक अन्य नाम से विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही इस भूमध्य रेखा के जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा गया है, तो पृथ्वी के ऊपर का हिस्सा, भूमध्य रेखा के ऊपर का हिस्सा, हम पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध में बांटते हैं और भूमध्य रेखा के नीचे का हिस्सा जो है वह पृथ्वी को दक्षिणी गोलार्ध के रूप में दो भागों में बांटते हैं। यानी ऊपर का जो गोलार्ध है पृथ्वी का वह उत्तरी गोलार्ध होता है और नीचे का जो है वह दक्षिणी गोलार्ध होता है। जो भूमध्य रेखा है
यह भूमध्य रेखा जो है यह 0 डिग्री पर स्थित है, हम कह सकते हैं, ठीक है। अब इससे जो है इस भूमध्य रेखा के इधर कुल 90 रेखाएं हैं और भूमध्य रेखा के नीचे की ओर जो है यानी दक्षिणी गोलार्ध में भी कुल 90 रेखाएं हैं। यानी कुल मिला के अगर जो भूमध्य रेखा को लेकर देखा जाए तो ये रेखाएं कुल मिला के कितनी हो जाती हैं, कुल मिला के 181 हो जाती है। यानी लैटिट्यूड रेखाएं जो होती हैं वह कुल मिला के जो होता है 181 हो जाती है, जिसमें से एक इक्वेटर होता है और बाकी जो होते हैं वो अक्षांशीय रेखाओं के अंतर्गत आ जाते हैं। कुल मिला के 181 रेखाएं जो पृथ्वी को क्षैतिज रूप में काटती हैं और इन्हीं रेखाओं को अक्षांशीय रेखा कहते हैं। अब इस अक्षांशीय रेखाओं के अंदर विशेषता है कि 2 अक्षांशीय रेखा कहीं पर भी देखा जाए, 2 अक्षांशीय रेखाओं के मध्य जो दूरी है वह औसत दूरी लिया गया है और यह औसत दूरी जो होता है वह कुल है 111 किलोमीटर। यानी दो अक्षांशीय रेखाओं की जो दूरी है वह क्या है, 111 किलोमीटर है। ये 2 अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी है 111 किलोमीटर है, ठीक है। अब बात करते हैं, यह जो अक्षांशीय रेखाएं हैं यही दूरी हर जगह एक समान होती है। थोड़ा सा अंतर भूमध्य रेखा के पास आ जाता है। इनका जो अधिकतम दूरी है वह 111 किलोमीटर से थोड़ा सा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस पॉइंट में बढ़ता है, ठीक है। ये बातें थी। अब बात करते हैं साउथ पोल और नॉर्थ पोल तो हम लोग जान लिए हैं। यहाँ पर जो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ जो रेखा है इसको हम कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंकर कर्क रेखा कहते हैं। यानी कर्क रेखा जो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री पर स्थित है और 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ, 23.5 डिग्री हम कह सकते हैं उत्तर की ओर, और 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा के नीचे की ओर जो रेखा है उसको हम कहते हैं मकर रेखा, ठीक है ना। मकर रेखा 23.5 डिग्री नीचे यानी दक्षिण की गोलार्ध में 23.5 डिग्री मकर रेखा और उत्तर की गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो होता है वह कर्क रेखा है। और 66.5 डिग्री उत्तर के गोलार्ध में हम कह सकते हैं जो आर्कटिक सर्किल है जिसको आर्कटिक रेखा कहते हैं, और 66 डिग्री दक्षिण की तरफ हम बात करते हैं तो यह जो है अंटार्कटिक रेखा है जिसको हम जो है दक्षिणी उपध्रुव के नाम से जानते हैं। ये उत्तरी उपध्रुव और यह दक्षिणी उपध्रुव के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो रेखाएं ये जो 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री और भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ, यहाँ का जो पूरा टेम्परेचर होता है वह काफ़ी अधिक होता है और यह क्षेत्र जो होते हैं ट्रॉपिकल रीजन कहलाते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में कहलाते हैं और यही क्षेत्र पर बहुत अधिक जो है गर्मी पड़ती है। जैसे ही 66 डिग्री पर आते हैं और 66 डिग्री दक्षिण की तरफ 66.5 डिग्री उत्तर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर जो है तापमान मॉडरेट होता है, यानी तापमान न बहुत ज़्यादा गर्मी वाला होता है न बहुत ज़्यादा ठंडी वाला होता है। लेकिन जैसे ही 66.5 डिग्री के उत्तर की ओर जाएंगे या 66.5 डिग्री के दक्षिण की ओर जाएंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत निम्न हो जाता है और यहाँ पर हमेशा जो ये क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये दोनों क्षेत्र है हमेशा बर्फ से ढका होता है। ये तो अक्षांशीय रेखाओं के बारे में था। अब हम देशांतर रेखाओं के बारे में बात करते हैं। तो देशांतर रेखाओं जो ये जो लाइन है बीच का लाइन, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है और 0 डिग्री देशांतर रेखा के हम पश्चिम की तरफ, 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की तरफ कुल मिला के 180 और 180 रेखाएं होती हैं। ये कुल रेखाएं जो होती हैं वह कहलाती है लॉन्गिट्यूड, जिसको हम देशांतर रेखा कहते हैं और इनकी संख्या जो होती है 380 हो जाती है, इनकी संख्या 380 हो जाती है। अच्छा, एक चीज और देखना है, जैसे ही
अक्षांशीय रेखाओं के बीच में जो दूरी था वह 111 किलोमीटर था। ऐसे ही देशांतर रेखाओं के मध्य जो दूरी है वह 111.32 किलोमीटर हर देशांतर रेखाओं के बीच दूरी होती है। लेकिन यही देशांतर रेखा ये भूमध्य रेखा के बीच में ये होती है, भूमध्य जोन में ये डिस्टेंस होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ जाएंगे ये दूरियां क्या हो जाती हैं, कम हो जाती है, क्योंकि दूरियां जो होती हैं वो ये देशांतर रेखाएं जो होती हैं सिकुड़ जाती हैं। ठीक है। अब एक चीज और देखना है कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य जो एंगल होता है वो 8 डिग्री होता है, और इनके बीच का जो अगर जो टाइम हम देखा जाए तो दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो टाइम माना गया है वह 4 मिनट का माना गया है। क्लियर, ये 4 मिनट का माना गया है। तो ये देशांतर रेखाओं से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ठीक है ना। अब एक चीज देखना है कि ये जो पृथ्वी का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस पृथ्वी के स्ट्रक्चर के अंतर्गत यहाँ पर हम भारत का कंडीशन देखेंगे तो भारत का कंडीशन यहाँ पर है। ठीक है, यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है हमारा। ठीक है। अच्छा, जो ये बीच का देशांतर रेखा है तो इन देशांतर रेखाओं से ही जो है यह ग्रीनविच रेखा जिसको कहते हैं, और यहीं से जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय लिया गया है जिसको GMT कहते हैं। और ये GMT मतलब ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, यहीं से जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय लिया गया है। और हमारा जो भारत का स्थिति है तो इस अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से 5.5 घंटा जो है आगे चलता है। अब ये जो लाइन है, जो जीरो देशांतर रेखा है, वह इंग्लैंड से होते हुए, इंग्लैंड के लंदन से होते हुए गुजरा है, और वहीं से जो है अंतर्राष्ट्रीय समय का निर्धारण किया गया है। तो यह कुछ पृथ्वी से संबंधित देशांतर रेखाओं के इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो हम लोग बहुत आसान भाषा में समझे हैं। तो उम्मीद करते हैं यह हम सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।